तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मंडे को मॉक रहा था तुम लोगों को और ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जैसे तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। तो वन बाय वन अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, साथ में टाइम है तुम्हारे पास, तुम लोग भी अटेम्प्ट करते रहो। तो जैसा कि बताया था, रिलेशन से मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन्स आने हैं। लाइक पहला क्वेश्चन देख रहे हो, एक रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 और सेट ए क्या दे रखा है 1 2 3। तो क्या इस बात पे एग्री हो सब लोग कि ये रिफ्लेक्सिव होगा? 1 2 3 है, 1 1 2 2 3 3 सारे एलिमेंट ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट हैं, तो रिफ्लेक्सिव होगा। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, इट मींस सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव हमें चेक करना है और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए तुम्हें ढूंढना होता है कि क्यों नहीं। ठीक है, 1 2 2 3 है तो क्या 1 3 है और चेक कर लो। 1 1 1 2 है तो 1 2 है। 2 3 3 3 है तो 2 3 है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। क्लियर है? तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये फिर से रिलेशन का क्वेश्चन। R is a relation on set R for all real number A related to B such that A minus B is less than or equal to 1। ये पूछा गया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव का हमें पता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा ए फॉर रिफ्लेक्सिव। करते रहो साथ में। एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए मस्ट प्रेजेंट इन द रिलेशन। हर एक ए कॉमा ए उसमें होना चाहिए। तो एक्स, ए की बी की जगह क्या रख दें, ए रख दें। बी की जगह ए रखो, जरा क्या आएगा, ए माइनस ए। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये ट्रू है ना? और ये ट्रू है, इसका मतलब फॉर एवरी ए कॉमा ए 0 ही आएगा और 0 हमेशा 1 से छोटा होता है। तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, कर लिया, रिफ्लेक्सिव क्लियर है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, ए कॉमा बी हो तो बी कॉमा ए भी हो। साथ में करते चलो, पेन चलाते चलो। इफ ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो ठीक है, अगर ए और बी, यहां दो नंबर होते हैं, ए और बी लेस देन और इक्वल टू 1 है, देन दिस इंप्लाइज, ऑब्वियसली मॉड में ए और बी को इंटरचेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, क्यों भाई? बिकॉज मॉड बी माइनस ए इज मॉड ए माइनस बी। तो अगर ए माइनस बी, किसी भी ए माइनस बी के लिए अगर वो नंबर 1 से छोटा है, इसमें ये नहीं बोला जाता है कि कोई पर्टिकुलर ए बी नहीं, किसी भी ए और बी के लिए अगर ये लेस देन 1 है तो बी और ए के लिए भी लेस देन 1 होगा। मतलब अगर ऐसा है, इफ, अब तुम ये बोलो कि यार हम यहाँ पे ए को 4 रख दें और बी को 1 रख दें तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें ए और बी वैसे ही सेलेक्ट करने हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं कि ए और बी कुछ भी रख दोगे तुम। ए और बी कोई तुमने सेलेक्ट कर लिया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो 1 कॉमा 0, 2 कॉमा 1, ठीक है, 2 कॉमा 3/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ए माइनस मॉड ए माइनस बी लेस देन 1 है तो मॉड बी माइनस ए भी लेस देन 1 होगा, क्योंकि मॉड साइन से माइनस साइन लिया जा सकता है। क्लियर? तो सिमेट्रिक है, क्या एग्री हो? अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी सी तीन होते हैं। इफ ए रिलेटेड टू बी and B related to C, this implies A must related to C। तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट का कि कोई भी ए और बी नहीं रख सकते। ए और बी वही रखोगे जो उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जब सॉल्व करने बैठते हैं तो उनको लगता है यार ए को 4 रख दो, बी को 1 रख दो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं।
वही ए और बी रखना है जिसके लिए मॉड ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 1 है, और अगर उस ए और बी के लिए मॉड ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 1 आ रहा है तो बी और ए के लिए भी आना चाहिए सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, और जैसा हमने बताया सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में तुम्हें कमी ढूंढनी होती, क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों हैं, अगर ये दोनों हैं तो फिर ये होना चाहिए। सुन लेना अच्छे से, ये इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। मतलब तुम्हें ए बी सी ऐसा ढूंढना है रियल नंबर में जिसके लिए मॉड ए माइनस बी भी लेस देन 1 आए, मॉड बी माइनस सी भी लेस देन 1 आए। अब कंपल्शन है कि मॉड ए माइनस सी भी लेस देन 1 आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कुछ वैल्यू रख लेते हैं ए बी सी, ठीक, समझ रहे हो यहाँ पे? मतलब बेसिकली अगर जब चीजें प्रॉपरली ना दिखें तो तुम्हारा मेथड होगा मेथड ऑफ रिजेक्शन। मेथड क्या होगा? मेथड ऑफ रिजेक्शन। मॉड ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड मॉड बी माइनस सी लेस देन और इक्वल टू 1 रख के देख लो। 1 माइनस 2 आ रहा है लेस देन और इक्वल टू 1, 2 माइनस 3 आ रहा है लेस देन और इक्वल टू 1, बट ए माइनस सी ये अब कंपल्शन है। क्या मेरी बातों का मतलब समझ पा रहे हो? जो कि नहीं आएगा बिकॉज ये 2 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई, एवरी समझ पा रहे हो बातों को सभी लोग? तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। आई थिंक ए इज द आंसर। क्या सब लोग एग्री करते हो इस बात पे? नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ आया तो हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ बताओ। हाँ हाँ बोलो। बिल्कुल यार, अब हर क्वेश्चन को जनरलाइज नहीं कर सकते ना, कि हर क्वेश्चन को जनरलाइज कर। ऑब्वियसली अगर मॉड ए माइनस बी लेस देन 1 है तो मॉड बी माइनस ए भी लेस देन 1 होगा, कंसेप्ट की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट थ्योरी का। एनयू मतलब यूनिवर्सल सेट दे रखा है, साथ में करो जरा। एन ए 200 है, एन बी 300 है, एन ए इंटरसेक्शन बी 100 है, तो इतने से हम एन ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। फटाफट करते जाओ, पेन चलाते रहो। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना है 200, एन बी कितना है 300, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 100, तो ये आ गया 400। हमें ये बताना है एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो डेमोगन्स लॉ से क्या हम इसको ए यूनियन बी का बार लिख सकते हैं, एंड दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट है, एन ए यूनियन बी में 400, सो दिस इज 300। सिंपल। सबका ऐसा आंसर आ रहा है? क्लियर है? और प्रॉपर्ली कर लो यार, पेपर में बहुत कुछ तुम्हें इन्हीं सबसे मिलने वाला है। और ज़्यादातर पेपर में यार फोकस उन क्वेश्चन पे ज़्यादा रहता है स्टूडेंट का जो नहीं आते, तो ये काम बिल्कुल मत करना। जो आते हैं, जो हमारे हाथ में है, उस पे ज़्यादा फोकस करना है, और वैसे भी 100 में 100 नहीं करके आना है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही पता है, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं जामिया में। अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड। मॉड जेड स्क्वायर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसके बराबर आता है? जेड जेड बार के बराबर। तो मॉड बीटा अगर दे रखा है 1 तो उसका स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा बीटा बार इज इक्वल टू 1। अब हमें वैल्यू बतानी है बीटा माइनस अल्फा, साथ में करो सभी लोग। 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ध्यान सुनना, जब अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा क्या है बीटा क्या है हमें नहीं पता, समझ लेना बात को। अगर अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है, नोन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब तो मॉड सीधा सीधा फॉर्मूले से आ जाएगा, 3i y मान लो।
वाई नहीं, थ्री, थ्री मान लेते हैं, थ्री स्क्वायर, ये सभी को पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर कभी अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड निकालना है तो हमेशा ये कंसेप्ट यूज करो। क्या यूज करो? ये, इसको टी मान लेते हैं, टी का स्क्वायर कर लें। मॉड जेड का स्क्वायर किसके बराबर आता है? जेड जेड बार के बराबर, तो टी का स्क्वायर पूरे पे बार, करते चलो साथ में एवरीवन। इसका एक और भी मेथड हो सकता था लेकिन हम जनरल मेथड करा रहे हैं। अगर अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड निकालना है, तो ये कंसेप्ट लगता है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि अगर दो या कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो रहा है और पूरे का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल कॉन्जुगेट ले सकते हैं। ठीक, तो सबका इंडिविजुअल कॉन्जुगेट तुम ले सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो बीटा माइनस अल्फा, बीटा बार माइनस अल्फा बार, इंडिविजुअल कॉन्जुगेट ले लिया। वन माइनस अल्फा बार बीटा, इसका जब तुम कॉन्जुगेट लोगे नीचे वाले का, तो z बार का बार फिर से z आ जाता है, तो ये हो जाएगा वन माइनस अल्फा बीटा पे बार लगा दो। अब मल्टीप्लाई कर लो, बीटा बीटा बार, क्योंकि वन आएगा, क्योंकि मॉड बीटा वन दे रखा है, माइनस अल्फा बार बीटा, माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार। ठीक है, नोट कर लो, अपॉन माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार, इसको इधर लिख लेते हैं, अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। अब बीटा बीटा बार को क्या रख दें? वन रख देते हैं, हर जगह बीटा बीटा बार की जगह वन रख दो। सो दिस इज वन, ये अल्फा अल्फा बार था, जो कि क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मॉड अल्फा का स्क्वायर वन। मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है। बीटा बीटा बार को वन रख दो, अल्फा अल्फा बार क्या हो जाएगा? मॉड अल्फा स्क्वायर। तो सिंपली दिस इज वन, तो उसका अंडर रूट लोगे तो भी वन आएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया जो मोस्ट जनरल तरीका है, हमेशा लगेगा। क्लियर है? दूसरा तरीका यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे आएगा? z, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार। दूसरा तरीका ये है, हमें पता है बीटा बीटा बार वन है, वन की जगह बीटा बीटा बार रख दें, हम स्क्वायर नहीं कर रहे, डायरेक्टली कर रहे हैं बीटा बीटा बार अल्फा बार बीटा। ठीक है, नीचे से बीटा कॉमन आ जाएगा, मॉड बीटा बाहर निकाल लो। हाँ भाई, समझ रहे हो ना सब लोग? बीटा अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे क्या आ रहा है? बीटा बार अल्फा बार, इतना नोट करो। मॉड बीटा वन हो गया, एंड वी शुड नो, जैसे बताया था यार, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, पूरे का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट ले सकते हैं। मॉड बीटा को वन कर लो, बीटा माइनस अल्फा, इस पूरे का कॉन्जुगेट ले लो, बीटा माइनस अल्फा का बार, कर सकते हैं ना? एंड वी शुड ऑल्सो नो दैट मॉड जेड बार की वैल्यू मॉड जेड आती है। मॉड जेड बार की वैल्यू क्या आती है? मॉड जेड। और ये भी पता होना चाहिए, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सॉरी, मल्टीप्लाई डिवाइड में, मॉड में क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं और पूरे का मॉड ले रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल मॉड ले सकते हैं। ठीक, तो क्या कर सकते हो, ऊपर का मॉड अलग ले लो,
नीचे का मॉड अलग ले लो। एंड मॉड जेड बार, क्या मॉड जेड होता है? मॉड जेड बार, क्या मॉड जेड आएगा? दैट इज वन। तो आई होप दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, क्लियर है? लेकिन जनरल मेथड ये, बीटा अल्फा अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर थे, पूरे का मॉड निकालना है, तो ये हमेशा लगता है। स्क्वायर कर दो मॉड का और मॉड जेड स्क्वायर क्या लगा दो, जेड जेड बार। क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉड जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर इस तरह की सम या डिफरेंस से आती है तो हमेशा उसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी यूज होती है। फर्स्ट ट्रायंगल इनइक्वलिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर या कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको ऐड करके पूरे का मॉड ले रहे हैं और अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें इंडिविजुअल मॉड लेकर के, तो ये साइड बड़ी हो जाती है। साथ में लिखते चलो यार, पूरा रिवाइज होता रहेगा और कब कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, और अगर नहीं देख रहे हो ध्यान से तो बड़ा शॉकिंग होता है जब सेम क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा तुम्हें, तब उस समय समझ में आता है कि काश देख लिया होता ध्यान से उस समय। ठीक है, यहाँ तक। सेकेंड ट्राइंगल इनइक्वलिटी है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पूरे का मॉड ले रहे हैं, और अब इसको अगर हम इंडिविजुअल मॉड में ब्रेक करके सब्ट्रैक्ट करें तो अब ये साइड छोटी हो जाती है। सो दीज टू आर ट्रायंगल इनइक्वलिटी। जिस तरह से इनइक्वलिटी मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इन्वॉल्व होंगी वो ज्यादातर इन्हीं से होती है, और वैसा दिख भी रहा है हमें। क्यों भाई? इसको मान लो Z1, इसको मान लो Z2। तो देखो इस ट्रायंगल इनइक्वलिटी से जहां तक ये तुम्हें दिखना चाहिए कि मॉड Z1 माइनस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2। मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब Z1 की जगह Z रख दो और Z2 की जगह Z माइनस 1 रख दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। और कोई वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू लाइक 3 आ रही है, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आती होगी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी 3। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्या ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आया तो कर लोगे अब? ठीक है भाई, सिंपल है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सबने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। साथ में करते चलो फटाफट। डोमेन फंक्शन, इससे भी एक क्वेश्चन आने वाला है। डोमेन, जैसे 3-4 सालों में डोमेन का क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है फंक्शन में। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ log x बाई 2, तो हमें सबसे पहले तो अंदर का डोमेन देखना होगा। अगर कभी log x बेस a लिखा हुआ है तो जिसका भी log लेते हैं वो पॉजिटिव होगा, बेस पॉजिटिव होगा, बेस 1 नहीं होगा। और साइन इनवर्स लिखा है तो साइन इनवर्स में जो x है, इनपुट है वैल्यू, वो लाई करनी चाहिए 1 से -1 के बीच में। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, log के अकॉर्डिंग x बाई 2 पॉजिटिव होना चाहिए, strictly greater than 0, means x is strictly greater than 0। एंड देन साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, बिटवीन 1 से -1। log x बाई 2 लाइज बिटवीन 1 से -1। अब यहाँ पे log की 2-3 बातें रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पहली बात, log रिमूव कैसे करते हैं, log x बेस a है, यहाँ y है, तो x हो जाएगा a टू द पावर y। ओके, फिर log में अगर कभी इनइक्वलिटी होती है, मान लो ये इनइक्वलिटी है log में,
तो ये इनइक्वलिटी डिपेंड करती है बेस पे कि बेस हमारा 0 से 1 है, लाइक हाफ है, कि बेस हमारा 1 से बड़ा है। इस पे डिपेंड करेगी बेस 0 से 1 है कि बेस 1 से बड़ा है। बेस अगर 0 से 1 है तो देखो लॉग लॉग रिमूव कैसे होता है, एक्स इधर आ जाएगा, a टू द पावर अल्फा ये बन जाएगा। ये 0 से 1 है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या एग्री हो? और बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये इनइक्वलिटी सेम रहती है। आई होप ये सारी बातें रिवाइज हो गई होंगी लॉग के बारे में, ठीक है? और जब भी प्रैक्टिस करो तो खुद को भी ऐसे ही समझा के प्रैक्टिस करो, ठीक है? अब वही चीज हमें यहाँ पे लॉग में इनइक्वलिटी दिख रही, तो पहला मेरा फोकस जाता है बेस क्या है, बेस 2 है जो कि 1 से बड़ा है। तो जब लॉग रिमूव करेंगे तो इनइक्वलिटी सेम रहती है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी। तो लॉग रिमूव कैसे करते हैं, x/2 यहाँ बेचारा रह जाएगा, ये 2 की पावर 1 इधर चला जाएगा और ये 2 की पावर -1 इधर आ जाएगा और इनइक्वलिटी वैसे के वैसे रहेगी। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 से 4 चेक करो। और यहाँ पे क्या दे रखा है, x पॉजिटिव, तो x तो पॉजिटिव है ही नहीं, इसका इंटरसेक्शन लिया जाता है, x पॉजिटिव है, 1 से 4 आ रहा है, ए इज द आंसर। आई होप सबको ये बात क्लियर है, क्यों भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव का है, डिफरेंशिएशन का है। द डोमेन ऑफ, ध्यान सुनना यार, इसमें एग्जाम में बड़ी जल्दी होती है, थोड़ा मतलब हर एक क्वेश्चन को दे सकते हो, 1-1.25 मिनट दिया जा सकता है। कई बार एवरेज अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, सीधे देखा ये इवन है कि ऑड है, टिक कर दिया। कुछ क्वेश्चन हो सकता है 2-4-5 सेकंड में ही हो जाए, कुछ क्वेश्चन में 2 मिनट का भी टाइम लग सकता है, 3 मिनट का भी टाइम लग सकता है। तो बहुत ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, इसके डेरिवेटिव का डोमेन बताना है। मतलब पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें, डिफरेंशिएट करें, फिर उसका डोमेन बताएं। तो सबसे पहले तो मॉड का फॉर्मूला आई थिंक याद हो गया होगा, अगर मॉड एक्स लेस देन 1 है तो एक्स लाई करता है 1 से -1, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है देन एक्स इज लेस देन -1 और एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है? कहीं पे भी अगर मॉड है मैथमेटिक्स में तो सबसे पहला काम क्या होता है, रिमूव दैट मॉड। तो पहले तो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं मॉड साइन रिमूव करके, और फंक्शन एक सीक्वेंस में होता है, आई थिंक क्लियरली दिखना चाहिए। सबसे छोटा इंटरवल है एक्स लेस देन -1, अगर एक्स -1 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा। मेरे ख्याल से मॉड एक्स क्या आता है, -x आ जाता है अगर एक्स नेगेटिव होता है। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इसको माइनस साइन कॉमन लेकर के, ये बताओ सही है? x अगर लेस देन -1 है तो x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव है तो मॉड x की जगह -x रखोगे। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से सेकंड इंटरवल आ रहा है, व्हेन x लाइज बिटवीन 1 से -1, तो ये वैल्यू क्या ले रहा है, tan इनवर्स x, एंड देन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब x 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मॉड साइन मॉड x x हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन हमारा ब्रेक हो गया, नोट कर लो। तो पहली चीज तो मॉड साइन रिमूव करना होता है। दूसरा, अब फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ, या इसका डेरिवेटिव भी एक फंक्शन है। डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है और कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, धोखा खा जाते हैं इसमें लोग। डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या पूछ रहा है, वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल है कहाँ नहीं, कहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, वही तो उसका डोमेन हुआ। और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा मतलब कहाँ पे वो डिफरेंशिएबल है और कहाँ नहीं। तो अगर याद हो तुम लोगों को, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ये 1 -1 डाउटफुल पॉइंट होंगे। डाउटफुल पॉइंट कौन से आएंगे, 1 एंड -1। तो -1 पे LHL RHL निकालें और 1 पे LHL RHL निकालें। अगर बहुत ज्यादा, यार इसका डोमेन अगर देखो tan इनवर्स x में क्या होता है, x बिलोंग्स टू R,
tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? tan इनवर्स x का डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही तुम देख लो तो मेरे ख्याल से सारे x सेटिस्फाई कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू r, मतलब अगर तुम डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट में मत जाओ तो तुम्हें दिखेगा यार ये भी सबको सेटिस्फाई कर रहा है, x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन tan इनवर्स x का x बिलोंग्स टू r होता ही है, ठीक है। तो क्या आगे से ध्यान रहेगा, डेरिवेटिव का डोमेन मतलब डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है और कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डाउटफुल पॉइंट क्या क्या आ गया हमारे पास, -1 एंड 1। हाँ भाई समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट सबको, बोलो। तो बड़ा सिंपल है, एट x इज इक्वल टू -1 चेक करो, बहुत ध्यान सुनना, -1 से छोटा है तो ये है, -1 से पहले मतलब -1 के लेफ्ट में, मतलब -1 के लेफ्ट में मतलब LHD, क्या LHD। यहाँ तक समझ में आ रहा है, -1 के लेफ्ट में, और करते क्या है गड़बड़ लोग, फिर से सुन लो, ये इटसेल्फ डेरिवेटिव है, अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये इटसेल्फ, अच्छा ये अभी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सॉरी, ये फंक्शन है, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ प्राइम एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका आएगा -12, इसका आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा हाफ। जरा रखो, -1 पे LHD क्या आ रहा है, -12 आ रहा है, क्या एग्री हो एवरीवन, बताओ। -1 के राइट में ये फंक्शन है, -1 से जब बड़ा है, तो RHD निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व है, तो x के प्लेस पे क्या रख दो, -1, क्या आ जाएगा 1/2, मतलब -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके डोमेन में -1 नहीं होगा, सिंपल सी बात है। फिर एट x इज इक्वल टू 1, 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 के लेफ्ट में ये, 1 के लेफ्ट में मतलब LHD, तो यहाँ जरा 1 रखो, 1 रखो, क्या आ रहा है 1/2, 1 के राइट में क्या है ये, हाफ, तो इसका मतलब 1 पे डिफरेंशिएबल है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, दैट इज -1, वहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, तो इट्स आंसर विल बी सी। क्या इस बात पे एग्री हो, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी पूछी गई, क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ आता है तो हम हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, अब ये क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक के भी एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। और यहाँ पे यार ये जो न्यूटन्स फॉर्मूला एक होता है, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, शॉर्टकट समझ सकते हो। सपोज कर लो Sn दे रखा है, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, Sn क्या दे रखा है, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, तो बताओ जरा Sn प्लस 1 क्या होगा, Sn माइनस 1 क्या होगा, Sn-1 तभी कंसिडर करते हैं जब n 1 से बड़ा हो, एटलीस्ट 2 वैल्यू तो ले, अगर हमें सिंपली अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो ये सब यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला ये होता है, सिर्फ इसके कोफिशिएंट से मतलब रखो, ए बी सी से मतलब रखो, ए साथ में लिख दो Sn प्लस 1, फिर बी साथ में लिख दो Sn, फिर सी साथ में लिख दो Sn माइनस 1, काम खत्म, दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। तो इससे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन काफी आसानी सॉल्व हो जाते हैं, आई होप नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा ये। तो समथिंग अगर देखो तो ऑप्शन में भी Vn प्लस 1, Vn माइनस 1, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि n प्लस 1 से ही स्टार्ट, तुम ऐसे भी कर सकते हो, Sn B Sn माइनस 1 C Sn माइनस 2, या Sn प्लस 2, जैसी रिक्वायरमेंट है Sn प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा Sn प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा Sn,
n को n+1 से रिप्लेस कर दो, n को n+10 से रिप्लेस कर दो। ऑप्शन में vn+1, vn और vn-1 दिख रहा है, तुम्हें सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है, तो आई थिंक ये सीधा लगा दो। 1 आ रहा है कोफिशिएंट, मतलब सीधे vn+1, फिर क्या कोफिशिएंट आ रहा है a, vn, फिर क्या आ रहा है b, vn-1। आ गया आंसर, बोलो। आई थिंक फर्स्ट इज द आंसर। क्या इसका आंसर फर्स्ट है? बोलो एवरीवन। अदरवाइज मेथड से भी कर सकते तुम लोग, अल्फा टू द पावर n+1, बीटा टू द पावर n+1 लगा करके। तो नेक्स्ट टाइम से इसको हैंडल कर लोगे, आगे बढ़े। हाँ भाई, कंप्लीट कर लो इसको पूरा फटाफट, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका कंप्लीट? हाँ भाई, हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्वाड्रेटिक का है। इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, इसका मतलब एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा स्क्वायर, सम ऑफ रूट क्या आता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म, अल्फा आ जाएगा क्यू की पावर 1/3। ठीक है, पी क्यूब वगैरह में रिलेशन बताना है, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, साथ में करो सभी लोग। क्यू की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 2/3 माइनस पी। अब ऑब्वियसली ये रेडिकल साइन है, फ्रैक्शनल पावर है, तो उसको रिमूव करना है, तो ऑब्वियसली क्या करोगे? क्यूब कर दोगे, दोनों साइड क्यूब कर दो। माइनस पी क्यूब, यहाँ क्या लगा दो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी ए प्लस बी। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? माइनस पी। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये वैल्यू फिर से रखनी होती है, साथ में करते रहो। ये दोनों पावर 1/3 और 1/2, 2/3 करोगे तो ये 3q आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हम फिर से क्या रख रहे हैं? माइनस पी। चेक करो, आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस क्यू इक्वल टू 0। लास्ट वाले से क्यू कॉमन ले लो, कौन सा आंसर आ रहा है? डी आ रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है इस बार तो हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, फिर बायनोमियल का क्वेश्चन आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -7। तो ये बताया था किसी का भी कोफिशिएंट निकालना हो x प्लस ए टू द पावर n, तो किसकी हेल्प लेनी होती है? जनरल टर्म टी आर प्लस 1 की, दैट इज एनसीआर, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। फर्स्ट टर्म ध्यान रखना ए एक्स है, बीच में हमेशा माइनस साइन कंसिडर करना। सेकेंड टर्म ये 11, सो टी आर प्लस 1 इज एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर 11 माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। चेक करो एवरीवन। ठीक है, x की पावर -7 चाहिए, तो हमें कांस्टेंट टर्म अलग कर लो, ये -1 की पावर r अलग कर लेना, b की पावर r अलग कर लो, x की पावर 11 माइनस आर -2r, तो 11 माइनस 3r हो जाएगा। 11 माइनस 3r, x की पावर क्या रख दे? -7, 11 माइनस 3r इज इक्वल टू -7, r इज इक्वल टू 6। क्या r 6 आ रहा है? कोफिशिएंट के नाम पे ये सारी चीजें हैं, जरा फटाफट कैलकुलेट कर लो। 11c6, a की पावर 11 माइनस 6 करो, क्या आएगा? 5, b की पावर 6 और -1 की पावर 6 +1 हो जाएगा। 11c6 निकालना है तुम लोगों को।
11C6 कैलकुलेट करो, 462। सो 462 आई थिंक कौन सा आंसर आ रहा है? बी। और एनसीआर की वैल्यू पता है ना, एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एक्सपेंशन। तो बायनोमियल एक्सपेंशन हमें आना चाहिए। बायनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है? 2nc0, फर्स्ट टर्म की पावर 2n माइनस 0, सेकेंड टर्म की पावर 0, देन 2nc1। अच्छा, फर्स्ट टर्म 1 ही है तो उसकी पावर कुछ करने से फायदा नहीं। सेकेंड टर्म की पावर 1, 2nc2, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2nc3, सेकेंड टर्म का क्यूब एंड सो ऑन। सो कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म मतलब 2nc1, थर्ड टर्म कौन सा है? 2nc2, फोर्थ टर्म कौन सा है? 2nc3। ये एपी में है तो मैं बताया 2 टाइम्स 2nc2। फटाफट सॉल्व करते जाओ। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट टर्म। अब हमें क्या करना है? इन सब की वैल्यू रखनी है। एनसीआर की वैल्यू पता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक। अब नीचे ये करना होता है, सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल क्या है? ये, इसमें इसको ब्रेक कर दो, 2n माइनस 2, इसको ब्रेक करो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और कैंसिल कर दो क्या? 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसका 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहां पे बचेगा 1/6। जरा सिंप्लीफाई करो उसको, 2n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या इससे पूरा मल्टीप्लाई कर लो। इससे पूरा मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस 1, ये 1, अच्छा 6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी का आंसर कुछ आ रहा है? 2n स्क्वायर माइनस क्या आया? फाइनली ये क्या आ रहा है? 4n स्क्वायर प्लस 1/4। तो ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और आई थिंक यही पूछा गया। सो बी इज द आंसर। क्या एग्री हो सब लोग? सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। हाँ भाई, सभी लोग कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कर लोगे इसको, साथ में करते चलो। अब आ गया परमिटेशन कॉम्बिनेशन। द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। देन द कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्युपाई ऑड प्लेस। कॉन्सोनेंट क्या है? एम है, बी है, एल है। उनको कहां पे होना चाहिए? ऑड प्लेस पे। तो बाय द वे वो ऑटोमेटिकली ऑड प्लेस पे है, लेकिन आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना।
तो ऐसे केस में क्या करना है, 135 प्लेस पे कॉन्सोनेंट अरेंज कर लें। कितने तरीके से होंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 प्लेस पे कॉन्सोनेंट और 3 ही वॉवल बचे, बाकी 2 4 6 प्लेस पे वॉवल्स अरेंज कर लो 3 फैक्टोरियल 36। एग्रीड एवरीवन? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अभी करा था मॉक में, सॉरी 2022 के पेपर में था ये क्वेश्चन का आंसर। वैसे यार बुक वगैरह में ये दे रखा है, लेकिन ये गलत है आंसर इसका। 7 क्या रहा था, 750। तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, याद है ना? 2022 में ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने डिस्कशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ कॉन्फ्रेंस 8 पर्सन, इफ ईच पर्सन शेक्स हैंड विद द अदर ओनली वन, ठीक है यार, एक ही बार हैंड शेक करा जाता है एक मीटिंग, देन द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स, पता है 8C2 C2 हैंड शेक होते हैं, कितना आएगा? 28। NC2 की वैल्यू n(n-1) डिवाइड बाई 2 होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassin आर रिटन डाउन, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू एस अकर्स टुगेदर। तो प्रोबेबिलिटी के लिए पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस, जिसको n ऑफ सैंपल ns ऐसे करके लिखते हैं। कितने लेटर्स हैं ये? 8। 4 एस आ रहे हैं और आई थिंक 2 ए आ रहे हैं। तो क्या ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया? अब चारों एस साथ में नहीं होने चाहिए। 4 एस घटा दो तो 4 एडिशनल लेटर्स हैं हमारे पास और 4 एस हैं, और वो साथ में ना रहे तो उसका तरीका ये होता है, जो भी एडिशनल लेटर्स हैं एस के अलावा, अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके उसको अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है। और जो 4 लेटर्स हैं अदर देन एस, देखो 4 तो एस है, इसको अलग अलग कर लो, फिर क्या है, AAIN। फेवरेबल केस क्या आएगा, पहले 4 इन लेटर्स को 4 प्लेस पे अरेंज करो, तो आई थिंक आ रहा है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर? क्या आ रहा है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब एम्प्टी स्पेस कितने आए, 1 2 3 4 5, 5 एम्प्टी स्पेस में 4 एस अरेंज करने हैं। तो ये बताया था, फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी सेलेक्ट प्लेसेस ओनली, क्योंकि सारे सेम हैं तो सिर्फ हमें प्लेस सेलेक्ट करना है। तो 5C4 से प्लेस 4 सेलेक्ट कर लो, एस रखने का एक तरीका, बिकॉज सारे एस सेम है। जरा फटाफट डिवाइड करो, 5C4 करोगे तो 5 आ जाएगा। निकाल लो फटाफट। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट साथ में करते चलो। फिर से क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी का, ध्यान से पढ़ो सभी लोग, क्या लिखा है अटेम्प्ट करो। ए बॉक्स कंटेन्स 6 nails and 10 nuts. Half of them are rusted. इसका मतलब ये हुआ, नेल्स में 3 सही होंगे, 3 खराब होंगे, रस्टेड होंगे। क्यों भाई? नट्स में 5 सही हैं और 5 रस्टेड हैं, मतलब खराब है मान लो, ठीक। इफ वन आइटम इज चोजन एट रैंडम, what is the probability that it is rusted or nailed?
तो अगर याद हो तो और वाले में हमने बताया था हमेशा फॉर्मूले का यूज करो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो या तो यार एक ही आइटम चूज कर रहे हैं और वो या तो रस्टेड हो या तो दो इवेंट ले लेते हैं, रस्टेड होना, नेल होना, इसको एन मान लें, ठीक है। या तो रस्टेड है या नेल या दोनों है। एक आइटम निकाल रहे हो, टोटल आइटम कितने हैं? टोटल है 16। एक आइटम निकाल रहे हो और वो रस्टेड है, रस्टेड कितने आ रहे हैं? 8 डिवाइड बाई 16। एक आइटम निकाल रहे हो और वो नेल है, 6 बाई 16। और एक आइटम निकाल रहे हो रस्टेड भी है और नेल भी है, आई थिंक तीन ही तो हैं, रस्टेड, नेल। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रस्टेड और नेल? तो इसके लिए और मतलब क्या होता है? यूनियन। और कैलकुलेट कर डालो, सारी वैल्यूज रखो, +6 - 3 डिवाइड बाई 16, 11/16। सी इज द आंसर। क्या आंसर आ रहा है? सी। सिंपल, क्लियर। तो इस बात का ध्यान रखना है, फॉर्मूले का खास तौर से ये वाला फॉर्मूला यूनियन इंटरसेक्शन वाला जरूर यूज करो, क्योंकि कई बार डायरेक्ट करने से आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man and his wife appear for an interview for two posts. The probability that the husband का selection होगा 1/7, wife का selection होगा 1/5. What is the probability that only one of them will be selected? बड़ा सिंपल है यार, किसी का सिलेक्शन होना ना होना इंडिपेंडेंट है, भले ही वो हस्बैंड वाइफ हो, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। सिलेक्शन होना या ना होना, और ध्यान रखना दो पोस्ट हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना, मतलब ये हस्बैंड वाइफ जनरल बात नहीं हो रही है, अ मैन एंड हिज वाइफ पर्टिकुलर की बात हो रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड? तो हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए, इंडिपेंडेंट है ना, वाइफ ना सेलेक्ट, क्यों भाई? या हस्बैंड ना सेलेक्ट हो, वाइफ सेलेक्ट हो जाए, क्या एग्री हो? नोट करो, देखो क्या आता है। तो आइडिया क्लियर है, नेक्स्ट टाइम पे अगर ऐसा कुछ आएगा तो हैंडल कर सकते हैं हम लोग। बोलो, आगे बढ़े। 7 टर्म ऑफ एपी, 7 टर्म, आई थिंक एन टर्म पता है, फटाफट करते रहो यार, पेन चलाते रहो, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। 7 टर्म A+6D क्या है? 34। 13 टर्म A+12D क्या है? 64। 18 पूछा है, ठीक है, सबट्रैक्ट कर दो, 6D आ जाएगा, कितना आ रहा है? 5। और निकाल, ए निकाल सकते हो, या 13 पता है, सीधा सीधा बात अगर हम करें, मान लो ए नहीं निकालना चाहते हो, 18 क्या होगा? A+17D, मतलब A+12D +5D। क्यों? A+12D पता है 64, 5D आ गया, या ए और डी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट पेन चलाते रहो, करते रहो। नेक्स्ट अब डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट से भी 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मान के चलो आ सकते हैं। an is an arithmetic progression, टर्म है an is the nth term of arithmetic progression, then the value of this determinant, ठीक है। तरीके से भी कर सकते हैं, या मान लेते हैं एपी क्या है? 1 2 3 4, क्यों है? अगर 1 2 3 4 एपी है तो mth टर्म क्या आएगा? m,
एन ए टर्म क्या आएगा एन, पी ए टर्म क्या आएगा पी। क्या एग्री करते हो, क्या ये जीरो आ जाएगा, बोलो। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्टकट अगर लगाते हो एग्जाम में, बेसिकली उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो बहुत शॉर्टकट के बेस पे हम एग्जाम नहीं दे सकते। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इन जीपी, जीपी कैसी होती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी इज वन, अच्छी बात है, एंड एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज ट्वाइस ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म। इसका मतलब तो ये हुआ एवरी टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब ए आर स्क्वायर ट्वाइस, अच्छा प्रीवियस टर्म ट्वाइस ऑफ प्रीवियस टर्म, मतलब कॉमन रेशियो दो है, सिंपल सी बात है। क्यों, एवरी टर्म इज ट्वाइस ऑफ, यहाँ से भी निकाल सकते हैं टू, हो गया क्यों नहीं, क्या आ जाएगा थ्री ए इज इक्वल टू वन बाई, फर्स्ट टर्म इज वन बाई, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट देख, फिर ये अभी रीजनिंग वाले पोर्शन में डिस्कस होगा, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये वाला भी उसी में आएगा। लॉग टू की पावर एन माइनस वन, अच्छा जिसका भी लॉग लेते हैं पॉजिटिव होना चाहिए। एपी में है तो क्या कंसेप्ट होता है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट टर्म। फटाफट करते रहो, पेन रुकना नहीं चाहिए यार, स्पीड फोकस सब कुछ चाहिए होगा एग्जाम में, नॉलेज के साथ साथ। तो सिंपली लॉग दोनों साइड है, टू की पावर एन को टी ले लो, टी पॉजिटिव, टी की वैल्यू जरा निकालो, माइनस वन एंड फाइव। ठीक है, तो टू की पावर टी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो टू की पावर टी फाइव होगा, और टी निकालना है टू की पावर एन, सॉरी टू की पावर एन है, फाइव निकालना है, दोनों साइड बेस टू पे लॉग लोगे, एन बाहर आ जाएगा, एन इज इक्वल टू लॉग, बी इज द आंसर। क्लियर, साथ में करते चलो यार फटाफट, समझ में आ रहा है ना सबको। अब स्टैटिस्टिक्स से भी यार दो से तीन क्वेश्चन मिनिमम। द अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 x2 x3 xn इज x बार, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस। तो ये पता है हमें कि x बार क्या होता है, x बार होता है सारे नंबर्स का सम डिवाइड बाय n। अब नंबर ये है i की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है, तो इसका मीन निकालना है, तो सिंपली यहाँ 1 2 3 4 रखते जाओ, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, n रखो, डिवाइड बाई टोटल टर्म तो n ही है ना। अब x वाले टर्म अलग कर लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के xn डिवाइड बाई n प्लस 2 4 6 8 अलग कर लेते हैं, डिवाइड बाई n
हाँ भाई कर रहे हो ना। आई थिंक दिस इज एक्स बार प्लस यहाँ से 2 कॉमन लो, 1 + 2 + 3 अप टू n डिवाइड बाय n। सम हमें पता है 1 2 3 4 क्या होता है n + 1 डिवाइड बाई 2। आई थिंक ये आ रहा है एक्स बार प्लस n + 1। क्या एग्री हो सब लोग? आई थिंक बी इज द आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ गया? बी। सिंपल। नेक्स्ट देखो, फिर से अर्थमेटिक मीन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 49। 100 आइटम्स है, मान लेते हैं x1 x2 x3 से लेके x100 तक। इनका मीन 49 है। अच्छा ये सम ऑफ आइटम्स ही तो है, इसको मान लो s है, s निकाल सकते हैं हम लोग। 4900 क्लियर। It was discovered that 3 items which should have 16 60 70 80 wrongly, ये wrong लिख लिए गए, मतलब 3 आइटम 3 वैल्यूज मिसरीड कर ली गई। रॉन्ग क्या लिख ली गई? 40 20 50, जबकि वो क्या थी? 60 70 80। तो ऐसा करते हैं, सम आ चुका है, सम में से रॉन्ग वैल्यू तो हटानी पड़ेंगे ना, रॉन्ग वैल्यू हटा देते हैं और राइट वैल्यू ऐड कर देते हैं। अब ये एक्चुअल सम है, इतना निकालो जरा क्या आ रहा है। जो 5000। तो अब जो करेक्ट मीन क्या आएगा? एक्स डैश बार 5000 डिवाइड बाई 100 क्या आ जाएगा? 50। सी इज द आंसर। आई होप नेक्स्ट टाइम पे ऐसा कुछ आता है तो सिंपल कर सकते हैं, करेक्ट वैल्यू हटा दें, करेक्ट वैल्यू ऐड कर दें, यही करना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी 22 का क्वेश्चन है, याद होगा। इफ मीडियन ऑफ 9 डिस्टिंक्ट 9 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उनका मीडियन 9 ऑब्जर्वेशन है, तो अगर ऑड, मीडियन क्या होता है? पोजिशनल एवरेज। ऑड टर्म है n, तो कौन सा मीडियन आता है? फिफ्थ। फिफ्थ ये मीडियन हो गया। अब क्या कर रहे हैं? चार जो लार्जेस्ट हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा जाता है मीडियन के लिए। इन सब में 2 2 ऐड कर दिया तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। तो मेरे ख्याल से अब तो याद हो गया होगा हमेशा के लिए। सो कांस्टेंट, सिंपल बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएंस होता है समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। और इसका ओपन करके भी दिखाया था हमने, समेशन xi स्क्वायर पूरा सिंप्लीफाई करते हैं बाय n माइनस x बार स्क्वायर, x बार का होल स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट वेरिएंस। ठीक, तो देयर आर टू n ऑब्जर्वेशन, half of them are equal to a and remaining minus a। तो आधे a आधे माइनस a, तो सब तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 0। तो इसका x बार क्या आएगा? 0। आधे a आधे माइनस a, तो एवरेज तो 0 ही आएगा ना यार। मान लो 120 क्वेश्चन आए निमसेट में, मान लो सारे यार 4 नंबर के हैं, आधे सही कर दिए आधे गलत कर दिए,
+4 -4 है, नेट में रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2, एसडी दे रखा है। एसडी करना क्या होगा? एसडी इज सिग्मा अंडर रूट समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, n टाइम्स a आएगा और नेक्स्ट n टाइम्स माइनस a आएगा। करना क्या है यार? जीरो, ये क्या है? जीरो ही तो है, जीरो से डिवाइड करना है। तो बेसिकली अगर ये जीरो हो गया तो ये बना क्या? समेशन xi का स्क्वायर ही तो बना। ए स्क्वायर n बार आएगा और n बार क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो टोटल ए स्क्वायर कितने बार आ जाएगा? 2n टाइम्स। और अंडर रूट ए स्क्वायर इज मॉड ए, 2 मॉड ए, √2। अच्छा सॉरी, दैट इज 2n, दैट इज 2n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2n, वही गड़बड़ कर रहा था। सो दैट विल बी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा क्या बच जाएगा? मॉड ए। मॉड ए इज 2, मॉड ए ही पूछा गया था। क्लियर? ठीक है भाई, आगे बढ़े। सब याद होने चाहिए फॉर्मूले सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डिटर्मिनेंट का। a1 a2 a3 an are in gp, then the value of this। ऐसे क्वेश्चन में या तो यार मेथड लगाया जा सकता है, मेथड की एक बार जस्ट बात कर लेते हैं, बाकी शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। जैसे जीपी में है, लॉग है, सब कुछ सिमेट्री में है, सारी चीजें सिमेट्री में जा रही है, an+1 an+2 an+3 n+4 n+5, तो आंसर तो जीरो ही आना। लेकिन ये तुम लोगों के लिए खतरनाक है, ये आइडिया तुम लोगों के लिए खतरनाक, समझ गए ना? हमें चेक करना है। अगर ध्यान से देखो तो बीच वाला टर्म an+1, an और an+2 का जीएम है, an+1 बीच का टर्म हुआ, क्या इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा? बोलो। जो प्रॉपर मेथड है, इसका लॉग ले लेंगे दोनों साइड, लॉग an प्लस लॉग an+2, मतलब बेसिकली हमें इसकी वैल्यू इस तरह से रखनी होती है यहाँ पे। अब करेंगे क्या यार? n को रख दो पहले तो 1, क्योंकि n पे आंसर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, कोई भी एपी ले लें, log 1, log 2, log 4, log 8, log 16, 32, 2 की पावर में करते जाओ, सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, अंदर सब कुछ सेम आ जाएगा। कैंसिल एंसिल होके जीरो ही आंसर आ जाएगा, करके देख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। या प्रॉपर मेथड से करना है तो यहाँ से log an+1 की वैल्यू दिस अपॉन 2 रख के यहाँ रख दो, दोनों को ऐड करोगे, इसे सबट्रैक्ट कर दोगे, जीरो बन जाएगा। इसको ऐड करोगे, क्योंकि यही चीज यहाँ पे भी करेंगे, यही चीज यहाँ पे भी करेंगे। C1 प्लस C3, बीच में उसका सम आ ही रहा है, 1/2 कॉमन ही ले लो। ठीक है, नेक्स्ट फिर से डिटर्मिनेंट आ गया है। बी सी के बराबर नहीं, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस सेटिस्फाई इक्वेशन। तो अगर सिमेट्री ना देखे तो प्रॉपर मेथड तो ये है कि पूरा एक्सपैंड कर दो। क्या कर दो? बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डिनोमिनेटर में ये अगर डायगोनल जीरो आ रहे हैं तो एक खास डिटर्मिनेंट होता है, खास मैट्रिक्स होती है,
तो अगर डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो आ रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक आता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आता है तुम लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ? ठीक है। अपना फेवरेट आंसर क्या है? लेकिन यार ये सब चीजें तुम लोगों के लिए बड़ी खतरनाक है। मेहनत से ही रिजल्ट आएगा, शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। एक्स को जीरो रख दो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई क्यों भाई? देख लो, स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है, ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू जीरो सेटिस्फाई कर रही है ना। लेकिन इसके लिए यार एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और आई थिंक इतने सारे मॉक देने के बाद ये बात समझ में आ गई है, मतलब शॉर्टकट के लिए भी बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वरना फिर आंसर टिक करने में बहुत डर लगता है, ये सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट फिर आगे वाले क्वेश्चन से पड़ता है। जब इसके बाद 30 में बढ़ेंगे हम लोग, तो दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कहीं यार ये गलत तो नहीं हो गया। क्लियर है? और प्रॉपर मेथड से जो आंसर आता है उसमें अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, फिर उसके बाद दोबारा कभी इस क्वेश्चन के बारे में सोचोगे भी नहीं। ठीक है, तो आई थिंक हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखें, अब क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स क्यूब, आई थिंक क्लियरली दिख रहा है tan इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है सब कुछ। कर लो, फटाफट करो। dt/3, ठीक, तो आई थिंक इतनी वैल्यू की जगह हम क्या रखते हैं, dt/3, सो दिस इज t dt, t स्क्वायर बाई 2 6, एक्स क्यूब। क्या ऐसा कुछ आ रहा है? ये आ रहा है? मतलब देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -1 से 1, -1 से 1 जैसे ही लिमिट आती है, तुरंत दिमाग में क्या होता है, इवन है कि ऑड है? और ये वाला क्वेश्चन इवन 3 बार आ चुका है निमसेट में। क्या होता है अगर इवन है तो 2 टाइम्स 0 से a हो जाता है, और अगर ऑड है तो 0 आ जाता है। तो हमें चेक करना है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इवन ऑड का कंसेप्ट भी निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये याद होना चाहिए, ऑड फंक्शन होता है। क्या करते हैं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। एक्स को जब तुम माइनस एक्स रिप्लेस करोगे, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर देखो 1 आ जाएगा, ये -1, माइनस साइन बाहर आ, तो फाइनली इट इज एन ऑड फंक्शन, जो हमें याद होना चाहिए। और ऑड फंक्शन का अगर -1 से 1 इंटीग्रेशन है तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0। चेक करते जाओ फटाफट। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर -π से π, तो
इवन ऑड चेक करना होगा, ठीक है। साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, अगर हम इसको ब्रेक कर लें, अच्छा एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सीधा ये सिर्फ यही तो ऑड है, ये ऑड माइनस साइन दे देगा, सीधा आंसर 0 आ जाएगा। क्यों भाई, कई बार बहुत आसान आ जाता है तो विश्वास नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो करना होता है कि कुछ तो कर लें, ठीक है। और ऐसा होता है, देखोगे एग्जाम में, जैसे इसमें मेरा मन कर रहा था कुछ कुछ तो कम से कम करें, लगातार 4-5 क्वेश्चन में यार सीधे सीधे आंसर आ रहे थे। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन आने वाला है, और ऐसे केस में अगर एक्स वाई का कोई फंक्शन है तो कुछ एज्यूम कर लो, लाइक टी एज्यूम कर लिया, डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स -2, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख दो, डी टी बाई डी एक्स -4, और उधर क्या आ रहा है, टी स्क्वायर, मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा है इसमें, 4 उधर ले जाओगे टी स्क्वायर प्लस 4, ये डी एक्स वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेट कर लें, और फॉर्मूला जरा बताओ, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई, क्लियर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब a हो गया 2, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई एक्स प्लस के, व्हाट इज t, ठीक है। देखो आंसर कौन सा मैच करता है, कई बार ये होता है ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई करने पे ये 2x कर दो, और 2k नहीं करते, 2k की जगह c कर दो, अब tan इनवर्स की जगह tan उधर ले जाए, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा इन्होंने ठीक है यार, इन्होंने 2c करा है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं, ठीक है, 2k को c करा, तो कांस्टेंट के साथ यार कोई भी खेल कर सकते हो सकता है माइनस सी कर दे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एक आइडिया लग रहा है ना किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में। तो इसी तरह से अब कल हम लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट, सेकंड मॉक टेस्ट डिस्कस कर डालेंगे, ठीक है। इसके आगे वाले क्वेश्चन पर अपने आप लगा डालना, ठीक है।